क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई आपका ही चेहरा पहन ले तो असली आप कौन होंगे? आप या वो? आज की कहानी सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है। ये उस शापित छलावे की दास्तान है जो चेहरों को चुराकर जीता है और जिसने एक पूरे गांव को मिटा दिया। दोस्तों, अगर आपके दिल में डर को सहने की हिम्मत है तो इस कहानी के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि एक बार सुनना शुरू किया तो बीच में छोड़ नहीं पाएंगे। और हाँ, अगर सच में आप हॉरर कहानियों को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली रात शायद ये आवाज आपके दरवाजे से भी आ सकती है। ये सर्दियों की एक लंबी रात थी। गांव कालीसराय की सरहद पर इतनी गहरी धुंध फैली थी कि इंसान अपने हाथ को भी आंखों के सामने साफ नहीं देख सकता था। दूर जंगल से भेड़ियों की हुआ हुआ सुनाई दे रही थी और पेड़ों की शाखें हवा के साथ ऐसे कांप रही थीं मानो किसी ने उन्हें पकड़कर हिला दिया हो। धुंध के बीच से एक पुराना ट्रक धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रहा था। ट्रक की हेडलाइट बस कुछ कदम आगे तक ही रोशनी फैला पा रही थी। ट्रक में बैठे 3 लोग, आलोक, विवेक और कर्ण, शहर से सामान लेकर लौट रहे थे। आलोक, जो ट्रक चला रहा था, बोला, यार विवेक, ये रास्ता जितना सुनसान है ना, उतना ही डरावना भी है। सच्ची बता रहा हूं, रात में यहां कुछ अजीब सा महसूस होता है। विवेक ने हंसकर कहा, डरपोक मत बन यार, तूने सुना नहीं? लोग कहते हैं इस गांव की सीमा पर एक औरत दिखाई देती है जो किसी का भी चेहरा ओढ़ लेती है। कर्ण ने तुरंत बीच में टोका, अबे ओए, चुप कर तू। रात के अंधेरे में ऐसी बातें मत किया कर। तू जानता है ना, मुझे वैसे भी अंधेरे से डर लगता है। विवेक ने मजाक उड़ाया, ओ डरपोक कहीं का, चेहरा ओढ़ लेने वाली आत्मा। हाँ, ऐसे छलावे बलावे कुछ नहीं होते, सब बकवास है। ट्रक धीमे धीमे धुंध को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। अचानक सामने सड़क के बीच में एक परछाई हिली। कर्ण चिल्लाया, अबे रुको, देखो कोई खड़ा है सामने। आलोक ने तुरंत ब्रेक लगाया। ट्रक रुकते ही तीनों की नजर उस पर गई। धुंध के बीच सफेद साड़ी पहने एक लड़की खड़ी थी। उसके लंबे खुले बाल हवा में उड़ रहे थे, सिर झुका हुआ था और चेहरा बिल्कुल ढका हुआ। विवेक ने फुसफुसाकर कहा, ये वही है, छलावा। कर्ण की सांसें तेज हो गईं। आलोक, ट्रक घुमा, हमें भागना चाहिए, ये वही है। पर विवेक, जो खुद को बहादुर साबित करना चाहता था, ट्रक से उतर गया। वह लड़की के पास जाकर बोला, कौन है तू? रात के अंधेरे में यहां क्यों खड़ी है? उसने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। आलोक और कर्ण की चीख निकल गई, क्योंकि उस लड़की के चेहरे पर विवेक का चेहरा था। हूबहू वही नाक, वही आंखें, वही हाव भाव। विवेक घबराकर पीछे हट गया। ये क्या मजाक है? मैं ही विवेक हूं। तू कौन है? लड़की ने उसी की आवाज में कहा। तू कौन है? असली विवेक मैं हूं। अचानक लड़की का पूरा शरीर बदल गया। अब वहां 2 विवेक खड़े थे, एक डरा हुआ असली विवेक और दूसरा सफेद साड़ी पहने भयानक विवेक। आलोक और कर्ण हक्का बक्का रह गए। लड़की यानी छलावा अचानक अपने सफेद साड़ी के पल्लू से विवेक का गला लपेट लेती है। विवेक चीखने की कोशिश करता है, पर उसकी आवाज गले में ही दब जाती है। उसकी आंखें बाहर निकलने लगती हैं। आलोक और कर्ण डर से ट्रक की ओर भागते हैं। इंजन स्टार्ट हुआ और ट्रक धुंध को चीरता हुआ आगे निकल पड़ा। पीछे सड़क पर सिर्फ विवेक की फटी हुई चीख गूंज रही थी, या फिर छलावे की खौफनाक हंसी। सुबह होते ही गांव में हंगामा मच गया। कुएं में विवेक का शव मिला। उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ा हुआ था, जैसे किसी ने उसे नोच नोच कर चीर दिया हो, और उसका गला सूजा हुआ था, मानो किसी ने कसकर दबाया हो। गांव का प्रधान जगदीश सिंह तुरंत पंचायत बुलाता है। लोग इकट्ठा होते हैं। हर कोई फुसफुसा रहा था, ये वही चेहरा चुराने वाला छलावा है। मेरी दादी कहती थी ये किसी का भी रूप धर सकता है। जिसने भी इसे देख लिया वो जिंदा नहीं बचा। हमें कुछ करना होगा, वरना पूरा गांव खत्म हो जाएगा। गांव के बुजुर्ग पुजारी पंडित भैरवदास को बुलाया गया। उसने गंभीर आवाज में कहा, छलावा डर से पलता है, जितना डरोगे उतना ताकतवर होगा। इसे रोकने के लिए हमें गांव के बाहर वाले श्मशान के पीपल के पेड़ पर पूजा करनी होगी, तभी इसकी शक्ति टूटेगी। रात को आलोक, कर्ण, प्रधान जगदीश और पंडित भैरवदास सब गांव के बाहर पीपल के पेड़ तक गए। जैसे ही मंत्रोच्चारण शुरू हुआ, हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगीं।
कर्ण ने अचानक महसूस किया कि किसी ने उसके कान में ठंडी फूंक मारी। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां आलोक खड़ा था। कर्ण हैरान, आलोक, तू यहां? लेकिन तू तो पंडित जी के साथ मंत्र पढ़ रहा था। उसकी नजर सामने गई, सचमुच असली आलोक मंत्र पढ़ रहा था। कर्ण की चीख निकल गई। जो आलोक उसके पीछे खड़ा था, उसकी आंखें गहरी काली हो गईं। वो आलोक का रूप धर चुका छलावा था। अचानक उसने अपना चेहरा खींचा और बिना चेहरे वाला डरावना साया बन गया। कर्ण के सामने खड़ा वह साया धीरे धीरे करीब आ रहा था। उसका शरीर इंसानों जैसा था, लेकिन चेहरा बिल्कुल खाली, जैसे किसी ने खाल खींचकर हटा दी हो। उसकी आंखों की जगह 2 काले गड्ढे थे, जिनसे धुआं निकल रहा था। कर्ण की सांस अटक गई। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। छलावे ने अपना ठंडा हाथ उसकी गर्दन पर रखा और फुसफुसाया, अब तू मेरा चेहरा बनेगा। कर्ण चीख भी न सका। उसी पल पंडित भैरवदास ने मिट्टी से भरा घड़ा उठाया और छलावे की तरफ फेंक दिया। घड़ा टूटते ही उसमें से राख जैसी भस्म छलावे पर गिर गई। एक तेज चीख गूंजी। छलावा काले धुएं में बदलकर हवा में गायब हो गया। लेकिन जमीन पर गिरा कर्ण तड़प रहा था। उसकी गर्दन एक तरफ से मुड़ चुकी थी। आलोक घबराकर बोला, नहीं देही, नहीं, हर बार मैं ही क्यों बच जाता हूं? क्यों मुझे छोड़ देता है ये? पंडित भैरवदास ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि अब वह तुझे इस्तेमाल करेगा। किसी दिन तुझे भी ओढ़ लेगा। यह सुनते ही आलोक के रोंगटे खड़े हो गए। अगली रात पूरे गांव में कोहराम मच गया। बच्चों ने खिड़की से देखा कि कोई उनकी मां बनकर दरवाजा खटखटा रहा है। कहीं किसी के पिता आंगन में बैठे दिख रहे थे। औरतों ने दरवाजा खोला तो सामने उनके ही घर के आदमी खड़े थे, लेकिन उनके चेहरों पर कुछ अजीब सा खालीपन था। कुछ ही देर में पूरा गांव चीखों से गूंज उठा। बच्चों की किलकारियां अचानक रोने में बदल गईं। औरतें अपने ही पतियों से डरकर भागने लगीं। छल्लावा हर घर में घुस चुका था। आलोक दौड़ता हुआ प्रधान जगदीश के घर पहुंचा। प्रधान जी, वो पूरे गांव में फैल गया है। प्रधान गुस्से में चिल्लाया, पकड़ो उसे, जला डालो, वरना गांव खत्म हो जाएगा। आलोक हांफते हुए बोला, पर मैं ही तो हूं, मैं आलोक। और तभी उसके चेहरे पर अजीब सी झिलमिलाहट हुई। पल भर में आलोक का चेहरा गायब हो गया। वहां खड़ा था वही छलावा। प्रधान ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। गांव के हर कोने से एक ही आवाज गूंज रही थी, कोई नहीं बचेगा, सब मेरा चेहरा पहनेंगे। सुबह जब धूप निकली तो गांव वीरान था। सड़क पर कोई नहीं। घर के दरवाजे टूटे हुए। हर दीवार पर खून से लिखा था छलावा। कहीं किसी की हड्डियां पड़ी थीं, कहीं औरतों की लटकी हुई साड़ियां। और गांव के बीचों बीच पड़ा था एक चेहरा। वो चेहरा किसी का भी नहीं था, लेकिन हर किसी का था। 3 दिन बाद पास के शहर से पुलिस गांव कालीसराय पहुंची। गांव खाली पड़ा था। कुएं में से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। कभी कर्ण की आवाज में कोई रो रहा था, कभी विवेक की आवाज में कोई हंस रहा था, कभी आलोक की आवाज में कोई गा रहा था। पुलिस ने कुएं में झांका। नीचे सिर्फ अंधेरा था। तभी किसी ने नीचे से कहा, हम सब यहीं हैं। पुलिस वाले चौंक गए। और फिर कुएं से वही खौफनाक आवाज गूंजी, अब तू भी मेरा चेहरा बनेगा। पुलिस वाले पीछे हट गए, पर उनकी आंखों में ऐसा डर समा गया कि किसी ने गांव में वापस आने की हिम्मत नहीं की। शहर में बैठी थी आर्या, उम्र 28 वर्ष, पत्रकार। वो इस गांव के बारे में सुन चुकी थी, लेकिन उसके लिए यह बस कोई रिपोर्टिंग की स्टोरी नहीं थी, क्योंकि उसी गांव में उसका भाई आलोक लापता था। आर्या ने अपने एडिटर से कहा, सर मुझे वहां जाना होगा, मेरा भाई वहां था, मुझे मंजूरी चाहिए। एडिटर डर गया। आर्या, वो गांव श्रापित है, प्लीज मत जाओ, तुम शहर में ही रहकर रिपोर्ट बना लो। पर आर्या ने डंके की चोट पर कहा, मैं रिपोर्ट नहीं बना रही, मैं अपने भाई को ढूंढने जा रही हूं। उस रात आर्या अपनी बाइक लेकर कालीसराय गांव की ओर निकल पड़ी। जैसे जैसे वह गांव के करीब पहुंचती गई, हवा और सर्द होती गई। उसे चारों ओर जली हुई मांस की गंध आ रही थी। उसकी बाइक का हेडलाइट टूटी फूटी चौपाल पर पड़ा, जहां खून के धब्बे अब भी जमे थे। दीवारों पर लाल अक्षरों में लिखा था छलावा। आर्या ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। मैं आर्या हूं, पत्रकार। मैं गांव कालीसराय में हूं। यहां कुछ दिन पहले भयानक घटनाएं हुई थीं। मैं यहां अपने भाई आलोक की तलाश में आई हूं।
अगर मेरे साथ कुछ होता है तो ये वीडियो सबूत होगा। रात का समय हो चला था। आर्या ने एक जर्जर घर में छुपकर रात बिताने का फैसला किया। रात के 1 बजे अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। आर्या डर गई। बाहर से आवाज आई, आर्या, मैं हूं, दरवाजा खोलो। आर्या का दिल धड़कने लगा। उसने सावधानी से दरवाजा खोला। बाहर खड़ा था उसका भाई आलोक। फटे कपड़े, धूल से भरा चेहरा, लेकिन होंठों पर हल्की मुस्कान। आर्या दौड़कर उसे गले से लगा लेती है। आलोक, तू जिंदा है, मैं तुझे ढूंढ रही थी। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ, आलोक की सांसें बर्फ जैसी ठंडी थीं। आर्या ने कांपते हुए पूछा, तेरी सांसें इतनी ठंडी क्यों हैं? आलोक का चेहरा धीरे धीरे मुस्कुराहट से बदलकर डरावना हो गया। उसकी आंखें काली पड़ गईं और उसने वही खौफनाक आवाज निकाली, सबका चेहरा मेरा है। आर्या का दिल मानो सीने से बाहर कूद जाने वाला था। उसके सामने खड़ा भाई अब इंसान नहीं था। उसकी त्वचा पर दरारें थीं और आंखों से काला धुआं निकल रहा था। आर्या पीछे हटते हुए बोली, तू मेरा भाई नहीं है, तू छलावा है। आलोक ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, भाई, चेहरा सब मेरा है, असली आलोक अब मेरा हिस्सा है। आर्या ने कांपते हाथों से कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। अगर मैं बची नहीं तो दुनिया को पता चलना चाहिए कि छलावा असली है। छलावे ने हाथ बढ़ाकर उसका कैमरा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी बाहर अचानक शंख और मंत्रोच्चारण की आवाज गूंजी। आर्या ने खिड़की से झांका। गांव के किनारे कोई साधु आग जलाकर पूजा कर रहा था। छलावा पीछे हट गया और धुएं में बदलकर गायब हो गया। सुबह होते ही आर्या उस साधु के पास गई। वह बूढ़ा, लंबी जटाओं वाला आदमी था। उसकी आंखें बंद थीं और होंठ लगातार मंत्र बुदबुदा रहे थे। आर्या ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? आपने मेरी जान बचाई। साधु ने आंखें खोली और धीमे स्वर में बोला, मैं हूं अघोरी राघव। यह गांव शापित है। छलावा कोई साधारण प्रेत नहीं, यह रूप भक्षी है। यह इंसानों के चेहरे खाकर उनका अस्तित्व निगल जाता है। जब तक इसकी जड़ नहीं खोजी जाएगी यह फैलता रहेगा। आर्या ने कांपती आवाज में कहा, मेरे भाई आलोक को उसने ले लिया है, क्या मैं उसे वापस पा सकती हूं? अघोरी ने गंभीर स्वर में कहा, जिसे छलावा निगल लेता है उसे वापस लाना असंभव है, लेकिन उसकी आत्मा को मुक्त जरूर किया जा सकता है। आर्या की आंखों से आंसू बहने लगे। तो मुझे बताइए, मैं क्या करूं? अघोरी ने कहा, गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे एक पुराना श्मशान है। वहीं छलावे की जड़ दबाई गई थी। अगर तू सच में अपने भाई की मुक्ति चाहती है तो वहां जाना होगा, लेकिन याद रख, वहां सिर्फ तेरे साहस की परीक्षा होगी। जितना डरोगी उतनी जल्दी वह तुझे निगल जाएगा। रात ढल चुकी थी। आसमान पर काले बादल थे और बीच बीच में बिजली चमक रही थी। आर्या और अघोरी राघव हाथ में मशाल लिए उस श्मशान की ओर बढ़े। जंगल में पेड़ ऐसे खड़े थे मानो वे रास्ता रोक रहे हों। कहीं से चीख सुनाई देती, कहीं से किसी औरत की कराह। श्मशान के पास पहुंचते ही वहां से सड़ांध की गंध आने लगी। जले हुए शवों की राख हवा में उड़ रही थी। पीपल के पेड़ के नीचे जमीन में कुछ अजीब सा चिन्ह बना था, मानो किसी ने खून से आकृति बनाई हो। अघोरी ने कहा, यही है इसकी जड़, पर ध्यान रहे, यह खुद को बचाने आएगा। जैसे ही अघोरी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, पूरा श्मशान कांपने लगा। अचानक चारों ओर से कई लोग आ गए। विवेक, कर्ण, प्रधान जगदीश और आलोक। सबके चेहरे वैसे ही थे जैसे उनकी मौत के वक्त थे, फटे हुए, खून से लथपथ। आर्या चीख पड़ी, ये सब मर चुके हैं। आलोक धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और कहा, आर्या, मैं तेरा भाई हूं, मुझे गले लगा ले। आर्या की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल मान रहा था कि वो उसका भाई है, पर दिमाग कह रहा था यह छलावा है। अघोरी ने जोर से मंत्र पढ़ा, एयूएम काल भैरवाय नमः, एयूएम हनुमते नमः। अचानक मरे हुए सब चेहरे फटने लगे। उनके भीतर से वही बिना चेहरे वाला काला साया निकल आया। वो छलावा अब और बड़ा हो चुका था। उसकी लंबाई पीपल के पेड़ से भी ऊंची थी और उसकी आवाज गूंजी, तू नहीं बच पाएगी आर्या, अब तेरा चेहरा मेरा होगा। आर्या ने कांपते हाथों से अपनी मां का दिया हुआ ताबीज निकाला। अघोरी चिल्लाया, यही तेरा हथियार है, ज्ञान है, इसे आग में डाल और उसका नाम पुकार।
आर्या ने मशाल उठाई और ताबीज को आग में डालते हुए जोर से बोली, हे मां, मेरे भाई की आत्मा को मुक्त कर, छलावे का अंत कर। जैसे ही ताबीज जला, एक तेज रोशनी फैली। छलावा दर्द से चीखने लगा। उसका शरीर धुएं में बदलकर बिखरने लगा। और उसी रोशनी के बीच आर्या ने देखा, उसका भाई आलोक खड़ा है, मुस्कुरा रहा है। उसने कहा, धन्यवाद बहन, तूने मुझे मुक्त कर दिया। आर्या रो पड़ी। आलोक मत जा, तू मेरे साथ रह। आलोक की आत्मा धीरे धीरे रोशनी में समा गई और गायब हो गई। छलावे की चीखों के साथ पूरा श्मशान हिलने लगा। पीपल का पेड़ जल उठा और चारों ओर सन्नाटा छा गया। सुबह जब आर्या ने आंखें खोली, काश तो श्मशान खाली था। न पीपल का पेड़, न कोई राख, न अघोरी राघव। बस जमीन पर पड़ा था उसका टूटा हुआ कैमरा। उसने कैमरा उठाकर देखा, अंदर रिकॉर्डिंग अब भी चल रही थी। और आखिरी क्लिप में सिर्फ एक चीज थी, वो खुद आर्या का चेहरा, लेकिन आंखें काली और बिना पुतलियों के। उसके हाथ कांप गए। क्या वो सच में बची थी या छलावा अब उसके अंदर आ चुका था? सुबह की धूप गांव काली सराय की टूटी झोपड़ियों पर बिखरी थी, पर यह धूप भी किसी डर को कम नहीं कर पा रही थी। हवा में अब भी वही सड़ांध और राख की गंध थी। आर्या ने कैमरे की स्क्रीन को फिर से देखा। रिकॉर्डिंग में साफ दिख रहा था, वो खुद आर्या, लेकिन आंखें बिना पुतलियों के, गहरे काले गड्ढों जैसी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कैमरा पटक कर तोड़ दिया। नहीं, ये झूठ है, मैं अभी भी मैं हूं, मैं छलावा नहीं हूं। लेकिन उसके मन में एक आवाज गूंज रही थी, अब तू भी मेरा हिस्सा है। आर्या ने डर को झटकने की कोशिश की। उसने तय किया कि अगर वो सच में जिंदा है तो इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। वो गांव की चौपाल पर पहुंची। जगह सुनसान थी। दीवार पर फिर वही शब्द खून से लिखे थे, छलावा। तभी उसे किसी ने पीछे से पुकारा, आर्या। वो घूमी तो देखा, अघोरी राघव वहां खड़ा था, पर इस बार उसके चेहरे पर वही काले गड्ढे थे। आर्या समझ गई, तू राघव नहीं, तू छलावा है। साया मुस्कुराया, अब तू भी मेरी है। तेरा चेहरा मेरा सबसे बड़ा इनाम होगा, क्योंकि तूने मुझे जलाया था, तूने मेरा दर्द बढ़ाया था। अब तुझसे ही मेरी भूख मिटेगी। आर्या ने गहरी सांस ली। अगर मैं तेरे डर को अपना हथियार बना लूं तो शायद मैं जीत सकती हूं। उसने आंखें बंद कर लीं और मां के दिए ताबीज का स्मरण किया, पर ताबीज तो जल चुका था। तभी उसे याद आया, उसकी मां हमेशा कहती थी, डर को नाम दो और वह मिट जाएगा। आर्या ने जोर से चिल्लाया, छलावा, तू बस एक धोखा है। तेरे पास खुद का कोई चेहरा नहीं, तू खाली है, खोखला है। यह सुनते ही साया तड़पने लगा। उसकी आंखों से काला धुआं निकलने लगा। उसने दहाड़ते हुए कहा, चुप, अगर तूने मुझे झूठ कहा तो मैं साबित कर दूंगा, देख। अचानक उसके चारों ओर 100 से भी ज्यादा चेहरे लटक गए। बच्चों के, औरतों के, बूढ़ों के, विवेक, कर्ण, प्रधान, यहां तक कि आलोक का चेहरा भी। सबके चेहरे हवा में तैर रहे थे और दर्द से चीख रहे थे। आर्या कांप गई, पर उसने हिम्मत करके कहा, ये चेहरे तेरे नहीं, ये सब तुझसे आजादी चाहते हैं। उसने आंखें बंद की और मां की याद में प्रार्थना की, हे मां, अगर तू है तो मुझे शक्ति दे, मुझे इन आत्माओं को मुक्त करना है। अचानक चौपाल की जमीन फट गई। नीचे आग का गोला फूट पड़ा। चेहरे उसमें गिरने लगे और उनकी चीखें धीरे धीरे शांत होने लगीं। छलावा तड़प कर चिल्लाया, नहीं, ये मेरी ताकत है, इन्हें मत ले जा। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। उसने आखिरी कोशिश में आर्या पर झपट्टा मारा, लेकिन उसी पल आसमान में बिजली कड़की। पीपल के जलने के बाद वहां जो राख बची थी वो हवा से उड़कर छलावे पर चिपकने लगी। वो राख किसी पवित्र शक्ति जैसी थी। छलावा चीखता रहा, उसका रूप बिखरता रहा। आर्या ने पूरी ताकत से चिल्लाया, तू खत्म है, तेरा अस्तित्व आज खत्म होगा। उस क्षण एक भयानक धमाका हुआ। पूरा गांव हिल गया। हवा में उड़े चेहरे रोशनी में बदलकर आसमान में समा गए। छलावा चीखता हुआ बिखर गया और उसके जाने के बाद वहां सिर्फ सन्नाटा रह गया। आर्या जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन अब गांव में कोई परछाई नहीं थी, न कोई आवाज। उसने महसूस किया कि श्राप टूट चुका है, पर तभी उसने अपने हाथ में लगे शीशे के टुकड़े में देखा।
उसकी आंखें अब भी थोड़ी काली थीं, मानो छलावे का अंश उसमें रह गया हो। उसके मन में सवाल गूंजा, क्या मैंने छलावे को हराया या अब मैं खुद उसका हिस्सा बन चुकी हूं? आर्या गांव से बाहर निकल गई। उसने शहर लौटकर रिपोर्ट लिखी। गांव काली सराय अब वीरान है। यहां कुछ ऐसा हुआ जिसकी सच्चाई दुनिया कभी नहीं मान पाएगी। लेकिन अगर कभी किसी को अपनी ही शक्ल किसी और पर दिखे तो सावधान रहना, क्योंकि शायद छलावा अभी भी जिंदा है। रिपोर्ट के आखिर में उसने अपना नाम लिखा, आर्या आलोक। लेकिन जब उसने कागज पर हस्ताक्षर किए तो उसकी लिखावट उसकी नहीं थी। वो बिल्कुल उसके भाई आलोक की लिखावट जैसी थी। शहर लौटने के बाद भी आर्या की रातें चैन से नहीं बीत रही थीं। रिपोर्ट लिखने के बाद उसने सोचा था कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन हर रात सपनों में वही चेहरे उसे घेर लेते। कभी विवेक की चीख, कभी करण का टूटा हुआ गला, कभी प्रधान की डर से फटी आंखें, और सबसे ज्यादा उसके भाई आलोक का चेहरा। सपनों में आलोक हमेशा कहता, तूने मुझे मुक्त किया या खुद मेरे साथ कैद हो गई। आर्या पसीने से भीगी हुई नींद से उठती, पर आईने में खुद को देखती तो लगता कि उसकी आंखों में काला धुआं अब भी जिंदा है। एक रात वह अचानक जागी। उसके कमरे का दरवाजा अपने आप चर्र चर्र की आवाज के साथ खुला। हवा इतनी ठंडी थी कि उसकी सांसें धुएं जैसी निकल रही थी। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी। बाहर अंधेरे गलियारे में वही फुसफुसाहट गूंज रही थी, सबका चेहरा मेरा है। आर्या कांप गई। उसने सोचा, क्या छलावा सच में खत्म हुआ था या उसने सिर्फ रूप बदल लिया? तभी अंधेरे में से एक हाथ निकला, वही हाथ जो उसके भाई आलोक का था। आलोक की आवाज आई, आर्या, मैं लौट आया हूं। आर्या की आंखें भर आईं। नहीं, तू तो मुक्त हो गया था। आलोक मुस्कुराया, मुक्त नहीं, मैं तेरे अंदर हूं। तूने मुझे बचाया नहीं, तूने मुझे अपने साथ जोड़ लिया। अब तू और मैं दोनों मिलकर छलावा हैं। आर्या के होश उड़ गए। उसने जोर से चीख मारी, पर कमरे में कोई नहीं था। आईने की तरफ देखा तो उसमें उसका चेहरा नहीं बल्कि आलोक का चेहरा दिख रहा था। आईना टूटकर बिखर गया और उसके टुकड़ों में अलग अलग चेहरे दिखाई देने लगे, गांव वालों के, विवेक करण के और खुद आर्या के भी। हर टुकड़ा एक एक कर चीखने लगा। आर्या ने खुद को संभाला और कहा, नहीं, मैं छलावा नहीं हूं, मैं इंसान हूं। मैं अपनी पहचान नहीं खोऊंगी। उसने मां के ताबीज की राख जो अब भी उसके बैग में पड़ी थी हाथ में ली और आंखें बंद कर प्रार्थना करने लगी, हे मां, अगर मेरी आत्मा अब भी इंसान है तो मुझे इस अंधेरे से निकाल। कमरे में अचानक रोशनी फैली। हर आईने का टुकड़ा चमकने लगा और फिर एक एक कर बुझ गया। फुसफुसाहट गायब हो गई। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। आर्या ने राहत की सांस ली। शायद अब खत्म हो गया। लेकिन अगले दिन जब उसने ऑफिस जाकर रिपोर्ट जमा की तो एडिटर ने उसे देखते ही कहा, आर्या, ये क्या है? तुम्हारी रिपोर्ट की हर पंक्ति अलग अलग लिखावट में है। कहीं ये तुम्हारी लिखावट लगती है, कहीं किसी और की, और कुछ हस्ताक्षर तो आलोक के जैसे हैं। आर्या के हाथ से फाइल गिर गई। वह समझ गई कि उसके भीतर अभी भी छलावे का अंश जिंदा है। रात को वह अपने कमरे में बैठकर सोच रही थी, अगर मैं यहीं रही तो एक दिन मैं भी छलावा बन जाऊंगी। मुझे इसे खत्म करना होगा, पूरी तरह। उसने निश्चय किया। वह वापस काली सराय जाएगी, वहां जहां सब शुरू हुआ था। काली सराय गांव अब पूरी तरह खंडहर हो चुका था। न घर, न पेड़, सिर्फ राख और टूटी दीवारें। मगर जैसे ही आर्या ने चौपाल पर कदम रखा, हवा ठंडी हो गई। फिर वही आवाज गूंजी, तू लौट आई, तेरा इंतजार था। सड़क पर धुंध से चेहरे उभरने लगे। आलोक, विवेक, कर्ण सब मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ने लगे। आर्या ने आंखें बंद की और खुद से कहा, यह सब धोखा है, यह सब छलावा है। अगर मुझे इसे हराना है तो मुझे खुद अपने डर से लड़ना होगा। उसने राख की एक मुट्ठी उठाई और हवा में उछाल दी। फिर जोर से बोली, मैं इंसान हूं, मेरा चेहरा मेरा है, और आज मैं तेरा अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। अचानक जमीन फटी और बीच से काला साया उठ खड़ा हुआ। वो छलावा था, अब और भी विशाल। उसकी आवाज गूंज उठी, अगर तू मुझे नकारेगी तो मैं तुझे ही निगल लूंगा। अब तू मेरी दासी है। आर्या ने राख को अपने माथे पर लगाया और आंखें बंद कर ली। उसने पूरी ताकत से मां का नाम लिया।
एक तेज प्रकाश फैला और छलावे की चीखें गूंज उठीं। उसका शरीर धुएं में बदलकर बिखरने लगा। उसके चारों ओर के चेहरे आजाद होकर रोशनी में विलीन हो गए। अंत में आलोक का चेहरा मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद बहन, अब सच में मुक्ति मिली। और फिर सब गायब हो गया। आर्या अकेली चौपाल पर खड़ी थी। आसमान साफ था, हवा सामान्य। गांव में अब कोई साया नहीं था। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, यह खत्म हो गया, हमेशा के लिए। कई महीने बाद अखबार में एक छोटी सी खबर छपी। काली सराय गांव की कहानी अब रहस्य बन चुकी है। पत्रकार आर्या आलोक ने वहां के श्राप को खत्म करने का दावा किया। पर आश्चर्य की बात यह है कि आर्या अब कहीं दिखाई नहीं देती। उसके घर में सिर्फ एक टूटा हुआ आईना मिला और उस आईने पर किसी ने खून से लिखा था, चेहरा मेरा है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि मेरी नई कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपका प्यार और सहयोग मेरे लिए बहुत कीमती है। धन्यवाद। प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो, मेहरबानी होगी।